हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का इस ब्यूटीफुल से सेशन में। आज एक नए सीरीज की शुरुआत हो रही है जो बिहार करंट अफेयर का होने वाला है। अगर आप बीपीएससी, बिहार एसएससी या बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या बिहार के अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सीरीज सुपर इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम कवर करेंगे बिहार करंट अफेयर। ये इस सीरीज का पहला लेक्चर होने वाला है जो आपकी परीक्षा में सीधे सपने छपने वाले सवालों का एक कलेक्शन होने वाला है। तो चलिए बिना समय गवाए सीधे क्लास शुरू करते हैं। तो आइए, इस क्लास का सबसे पहला प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा रासायनिक खादों के असंतुलित उपयोग को रोकने और कम खाद, सही खाद और सही सलाह के सिद्धांत को लागू करने के लिए जून माह में कौन सा अभियान चलाया जा रहा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है खेत बचाओ अभियान। आइए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को जानते हैं। ये 1 जून से 30 जून तक चलाए जाने वाला अभियान है जिसको हम लोग खेत बचाओ अभियान ने नाम दिया है। ये कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा के द्वारा शुरू किया गया है और इसका जो मुख्य फोकस है वो रासायनिक खादों यानी उर्वरकों के उपयोग को कम करना और जो जैविक खाद जिसको हरा खाद कहते हैं उसके उपयोग को बढ़ावा देना है। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी कि मिट्टी के हेल्थ से रिलेटेड जो कार्ड बनाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, उसके आधार पर संतुलित खाद का उपयोग करने के लिए किसानों को प्रेरित करना भी इसका उद्देश्य है। किसानों को जो किसान क्रेडिट कार्ड है उससे जोड़ना और जो पीएम किसान योजना है जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो आप लोगों को 2-2 हज़ार रुपए प्रति 3 माह पर साल में 3 बार दिया जाता है, टोटल 6 हज़ार रुपए, उन सब योजनाओं से किसान को जोड़ना भी इसका लक्ष्य है। ये हमने न्यूज़पेपर की कटिंग लगा दी है ताकि जो प्रश्न की ऑथेंसिटी है वो ऑथेंटिसिटी बनी रहे। ठीक है, आप लोगों का की जो विश्वसनीयता है वो बनी रहे और ताकि आप भी ये देख सके कि प्रश्न आखिर बनते कैसे हैं खबर से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 इसके 6ठे संस्करण की बात हो रही है कि जो रिपोर्ट आई है और इससे बिहार में जो प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच यानी कि एक बच्चे को जन्म देने से पूर्व जो माँ होती है वो मतलब अपने हेल्थ का जांच करवाती है, इसकी संख्या जो है बिहार में 81.6% पहले थी जो अब बढ़कर कितनी हो गई है ये पूछा जा रहा है प्रश्न में। तो साथियों अब ये 94% तक बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? 94% तक। देखिए सही उत्तर 94% है। तो ये NFHS यानी नेशनल फैमिली हेल्थ जो सर्वे हो रहा है उसका ये 6ठा संस्करण है और इसके अनुसार मतलब प्रसव से पूर्व जो जांच कराने वाली महिलाएं हैं इनका कुल आंकड़ा 81.6 से बढ़कर कितना हो गया है? 94% हो गया है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जो है ये जनसंख्या थोड़ा कम है, ये 93.8% है, लेकिन शहरी क्षेत्र में 96.5% ये आंकड़ा हो गया है। और शहर में चूंकि लोग ज़्यादा जागरूक होते हैं और सुविधाएं आसानी से मिल जाती है, ग्रामीण क्षेत्र में सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा सा अभी भी प्रॉब्लम है, इस वजह से वहाँ मतलब आंकड़े थोड़े कम दिख रहे हैं, लेकिन जो औसत आंकड़ा है वो 94% का है दोनों सम्मिलित रूप से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 के अंतर्गत नागरिकों से ऑनलाइन फीडबैक प्राप्त करने वाले नागरिकों से ऑनलाइन फीडबैक प्राप्त सफाई पर कि हमारी जो सफाई व्यवस्था है वो कैसी है, लोग उसमें जवाब देते हैं। इस मामले में पटना को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो साथियों पटना को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, आइए इससे जुड़े कुछ तथ्य पर बात करते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत ऑनलाइन माध्यम से जनता से फीडबैक दर्ज कराने का काम किया गया। तो पटना जो है इसमें देश भर में कौन से स्थान पे आया? तीसरे स्थान पे। पटना से कुल 6,99,853 लोगों ने फीडबैक दिया और इस सूची में उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ है वो पहले स्थान पर रहा और जो इंदौर है वो दूसरे स्थान पर फीडबैक देने में रहा। अगला प्रश्न है कि विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर जारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान बिहार में प्रति वर्ष दूध की उपलब्धता कितनी ग्राम तक पहुंच गई है? तो ये इसका जो सही उत्तर है वो 285 ग्राम है। ठीक है, ये एक व्यक्ति पर जो बिहार में दूध की उपलब्धता है वो 285 ग्राम है और बिहार में प्रति व्यक्ति जो दूध की उपलब्धता 285 ग्राम प्रतिदिन हो गया है। हालांकि ये राष्ट्रीय औसत 485 ग्राम जो है उसके हिसाब से अभी भी कम है।
और आईसीएमआर के अनुसार 300 ग्राम प्रतिदिन होना चाहिए, इससे भी अभी कम है। तो बिहार में जो है कुल गाय दूध का उत्पादन जो है वो 17.6%, समस्तीपुर, बेगूसराय, पटना से होता है, जबकि भैंस के दूध का उत्पादन मधुबनी, सीतामढ़ी, पश्चिम चंपारण से होता है। और देश भर में जो सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन है वो उत्तर प्रदेश कर रहा है, याद रखिएगा, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हाल ही में बीएसआईपी के वैज्ञानिकों ने रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से बिहार के किस जिले में स्थित एक वट वृक्ष यानी जो बरगद का पेड़ है उसको 7 वर्ष पुराना और देश के इतिहास का साक्षी माना है। तो ये साथियों मुंगेर जिला में है, ठीक है, कहाँ है, मुंगेर जिला में स्थित है। और ये बीरबल सहनी पुराविज्ञान संस्थान बीएसआईपी के जो वैज्ञानिक है ये लखनऊ में स्थित है। ये डॉक्टर नित्रा बोस और एक शोध छात्र यानी जो रिसर्च करने वाले स्टूडेंट्स हैं अवनीश मिश्रा, इन दोनों ने मिलकर इस पेड़ को खोजा है। और ये मुंगेर स्थित जो इंडियन टोबैको कंपनी है मुंगेर में जो सिगरेट बनाती है, आईटीसी, उसके कैंपस में मतलब कि ये विशालकाय बरगद का पेड़ पाया गया है। और इसकी आयु जांची गई है, किस विधि से जांची गई है आपको पहले बता चुके हैं, किस विधि से बात जांची गई है, रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से जांची गई है। तो अत्याधुनिक रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक और वार्षिक वलय, यानी वार्षिक वलय हमने आपको बायोलॉजी में वो कोशिका वाले चैप्टर में पढ़ाया है कि जो पेड़ होते हैं उसके वृक्षीय वलय, आप मतलब एक किसी मोटे पेड़ के तना को काटेंगे तो उसमें गोल गोल रिंग्स जैसा दिखेगा, एनुअल रिंग्स इसको कहते हैं। तो इस रिंग्स के आधार पर उसकी उम्र नापी गई है और रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक से भी इसको वेरीफाई किया गया है। और इसकी जो वास्तविक उम्र है वो 700 वर्ष पुरानी पाई गई है, जो फिलहाल धरती पर जीवित सबसे पुराने वट वृक्षों में से एक है। यानी कि दुनिया में जितने भी वट वृक्ष हैं उसमें सबसे पुराना ये वट वृक्ष है जो मुंगेर में पाया गया है। अगला प्रश्न है कि बिहार को उद्योगों और निवेश के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाने के उद्देश्य से राज्य में कितने मेगा फूड पार्क, ध्यान से देखिएगा, मेगा फूड पार्क और सामान्य फूड पार्क के निर्माण की घोषणा की गई है। तो इसका जो सही उत्तर है वो 11 मेगा फूड पार्क और 38 फूड पार्क को मंजूरी दिया गया है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 11 मेगा फूड पार्क और 38 फूड पार्क को मंजूरी दिया, किसने मंजूरी दिया है, तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक में इसको मंजूरी दी है। और जो औद्योगिक विकास को गति देने के लिए राज्य में 50,000 एकड़ भूमि बैंक बनाने का लक्ष्य मतलब रखा गया है। और इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल सेंटर और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने पर भी बल दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी द्वारा देश भर में मौसम सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए बिहार के किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन थंडर स्टॉर्म रिसर्च की स्थापना को मंजूरी दी गई है। तो ये दी गई है पटना में साथियों, कहाँ दी गई है, पटना में, याद रखिएगा। हाँ, इसका उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, पटना में। मौसम विज्ञान कार्यालय नई दिल्ली के द्वारा मंजूरी दी गई है और इसके जो महानिदेशक के द्वारा ये आदेश दिया गया है, ठीक है। और इसमें 13 विशेषीकृत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे टोटल। इसी क्रम में पटना में मौसम विज्ञान केंद्र को राष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये केंद्र देश भर में वज्रपात, आंधी तूफान और तीव्र संवहनीय मौसम की प्रणालियों पर जो मतलब रिसर्च है और उसका मतलब पूर्वानुमान, सटीक पूर्वानुमान करने के लिए काम करेगा, ठीक है। और इसकी जो सिस्टम है उसमें ये सुधार लाने के लिए भी काम करेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जस्टिस मीनाक्षी मदन राय ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत वायरल हुआ है ये हर सोशल मीडिया पे। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा पटना उच्च न्यायालय, मीनाक्षी मदन रॉय। चलिए इनसे जुड़े कुछ तथ्य को जान लेते हैं। तो जो जस्टिस मीनाक्षी मदन राय है, इसको शॉर्ट में मीनाक्षी एम रॉय भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ले ली है। और ये इन्हें बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने बिहार लोकसभा में पद की शपथ दिलाई है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जारी जो नोटिस जारी किया गया था, अधिसूचना, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को पढ़कर सुनाया गया है, ठीक है। और
सिक्किम की रहने वाली न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय है और 15 अप्रैल 2015 को सिक्किम हाई कोर्ट की ये पहली महिला न्यायाधीश बनने वाली है। और सिक्किम में इनके पास 3 दशक सॉरी सॉरी 3 दशक कह रहे हैं, मतलब सॉरी यहाँ मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। हाँ, इसके लिए हमने एक शॉर्ट वीडियो भी इनकी नियुक्ति से पूर्व बनाया था, जो यूट्यूब पर उपलब्ध है। ठीक है, इनके पास 2 दशक के आसपास का लंबा कार्य अनुभव भी है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम लोग। बिहार में आगामी पंचायत चुनाव के लिए उपयोग में लाई जाने वाली नई मल्टी पोस्ट S3 ईवीएम कौन सा, ध्यान देख लीजिए, पूछा जा सकता है। मल्टी पोस्ट S3 ईवीएम का जो निर्माण कंपनी है वो कौन है? ठीक है, किसके द्वारा मतलब कि निर्माण किया जाएगा? तो ये किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये हैदराबाद स्थित जो है हैदराबाद स्थित जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। बिहार पंचायत आम चुनाव को लेकर नई मल्टी पोस्ट S3 ईवीएम की आपूर्ति की जा रही है, जिसका निर्माण जो है वो हैदराबाद की कंपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कर रही है। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, हाँ। आइए देखते हैं कि इसकी आपूर्ति में देरी जो हो रही है वो क्यों हो रही है। इससे हमारा जो पंचायत चुनाव है बिहार में वो भी प्रभावित हो रहा है। तो भू राजनीतिक तनावों जैसे कि ईरान अमेरिका युद्ध के वजह से चिप बनाने के लिए जो कच्चे माल की जरूरत होती है उसकी आपूर्ति जो है वो बाधित हुई है। इस मशीन के आने में करीब 1 माह की देरी हुई है। और जो मतदान प्रक्रिया है पंचायत चुनाव के तहत वो कुल 6 पदों के लिए मतदान होना है। इसके कारण एक कंट्रोल यूनिट के साथ 6 बैलेट यूनिट का भी इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न है कि 61वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार बिहार के ग्राम पंचायतों के बीच, ठीक है, राशि वितरण के नए फॉर्मूले के तहत अब प्रदर्शन पर कितने प्रतिशत राशि आवंटित की जाएगी? ठीक है, यानी कि जो 16वां वित्त आयोग है उन्होंने अनुशंसा की है कि बिहार में जितने भी ग्राम पंचायत हैं उनके बीच जो भी राशि मतलब वितरण हो रहा है उस फॉर्मूला के तहत कि अब जो पंचायत जैसा प्रदर्शन करेंगे, जैसा बेहतर काम करेंगे, उसके हिसाब से उनको एक फिक्स्ड परसेंटेज अमाउंट जो है वो दिया जाएगा। तो ये 20% का अमाउंट तय किया गया है, जो यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पंचायतों को मिलने वाली राशि में से 50% राशि स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट और जल प्रबंधन के लिए सुरक्षित होंगी। ठीक है, और इस राशि को का उपयोग जो है वो वेतन भत्ते भुगतान के लिए नहीं किया जाएगा या किसी भी काम में इसको खर्च नहीं किया जा सकता है। और बाकी का जो शेष 50% है वो अनटाइड है यानी मुक्त है। ठीक है, इसे स्थानीय निकाय अपनी आवश्यकता के लिए उनको जो लगता है, जैसे सोलर लगाना है, ठीक है, या नली गली सड़क कुछ भी बनाना है, या कोई खेल का मैदान बनाना है, लाइब्रेरी बनाना है, आंगनबाड़ी बनाना है, घाट का निर्माण कराना है, ठीक है, इन सब के लिए ग्राम सभा की मंजूरी से खर्च कर सकती है। ये बात ध्यान रखिएगा साथियों, स्टैटिक मतलब पॉलिटी का है। पंचायती राज व्यवस्था से हमेशा प्रश्न आते रहते हैं कि मतलब पंचायतों में जो भी राशि खर्च होती है वो ग्राम सभा की मंजूरी से खर्च होते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सॉरी, इस सेशन का ये लास्ट प्रश्न था, तो इस तरह का और भी प्रश्न अगले सेशन में हम लेकर आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें हर प्लेटफॉर्म पे फॉलो कीजिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप में डाल दूंगा। और कमेंट कीजिए कि आप और किस विषय का जो वीडियो है वो चाहते हैं, या आपको कौन सा सब्जेक्ट हार्ड लग रहा है। अगर आप पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो हमें इंस्टा पे मैसेज कीजिए या हमें ईमेल भी कर सकते हैं आप। धन्यवाद दोस्तों, सेशन को समाप्त करते हैं।